आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले। ओ आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले। गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। बांध कफन जब घर से निकले बलिदानी की राहों पर। झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। क्या होगा आगे वह कब सोचा है कोई जो उसको रोका है। मर जाएगा मिट जाएगा माता की एक पुकार पे। कट जाएंगी जंजीरें उसके नजरों की धार से। जमी कभी रुक जाती है चलती है उसकी चाहों पर। झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अरे खुदी वो देख तू जानी छ ओके आसছে। नहीं यार, इससे पहले तो उन्हें कभी मिदनापुर में नहीं देखा। अरे यही तो अपने हेमचंद्र दा है जिन्होंने बॉम्ब बनाने में महारत हासिल की है। तू सच बोल रहा है? तो ये वही है? तो इनका तो मैंने बहुत नाम सुना है। अरे खुदी सुन दो। दादा मुझे पिस्तौल चाहिए। पिस्तौल? तुम क्या करोगे पिस्तौल का? दादा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे पिस्तौल चाहिए। देखो तुम अभी बहुत छोटे हो पिस्तौल का इस्तेमाल करने के लिए। पहले उसके लायक तो बन जाओ। दादा, मैं जानता हूँ कि आप अभी मुझे बच्चा समझ रहे हैं, लेकिन एक बार मुझ पर भरोसा तो कीजिए। कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में सत्येंद्र नाथ ने मुझे बताया था? तुम मुझसे कल मिलो, कल बात करेंगे। तो क्या आप कल मुझे पिस्तौल देंगे? अपने आप पर काबू रखना सीखो, तब जाके अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर पाओगे। बंगाल में हैजा की बीमारी बड़ी भयावह थी और ये बीमारी महामारी का रूप ले चुकी थी। गांव के गांव साफ हो रहे थे। हजारों लोग इससे ग्रसित होकर स्वर्ग सिधार चुके थे। उनके पास ना तो दवाई का कोई स्रोत और ना ही कोई अस्पताल। अंग्रेजी शासक उनके लिए सोचे भी तो क्यों सोचे। राष्ट्रहित की भावना हृदय में लेकर क्रांति की राह पर चलने वाले खुदीराम बोस को ये सब कहाँ अच्छा लगता। महामारी से मृतकों के शवों को देखकर उनका हृदय उद्वेलित हो जाता है और वो हैजा से ग्रसित मरीजों की देखभाल करने का निश्चय करते हैं और उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास भी करते हैं। खूब भालू, बहुत अच्छा खाना था। धन्यवाद दादा। आज मुझे खुदीराम मिला था। अच्छा, वो कहाँ मिल गया? मैं जा रहा था, रास्ते में मिला था। बच्चा तो बहुत क्रांतिकारी है, लेकिन अभी भी उसमें बचपना है। मिलते ही पिस्तौल मांगी। क्या? तो आपने उसे दे दी क्या? पिस्तौल कोई खेलने की चीज थोड़ी ना है। बिना मकसद के हथियार देना हमारे संगठन के खिलाफ है। मुझे लगता है कि हमें उसे पिस्तौल नहीं देनी चाहिए।
और अगर दे भी देते हैं तो पहले उसका प्रशिक्षण दिया जाए। सही कह रहे दादा। जहाँ तक मैंने उसे मिलकर अनुभव किया है वो सबसे काफ़ी अलग है। मैं तो उसे देखते ही समझ गया था, ये लड़का आम बच्चों जैसा नहीं है। देखना एक दिन जरूर इतिहास बनाएगा। दादा, किस सोच में डूब गए आप? किंग्सफोर्ड ने जो कलकत्ता में अत्याचार मचा कर रखा है, हमें ऐसा समूह चाहिए जो इस अत्याचारी का चुपचाप सफाया कर सके। क्या हुआ? तुम मेरी बातों से सहमत नहीं हो? नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं। बस मेरे मन में एक शंका थी। अभी ये नौजवान है, अभी इन लोगों को सही निर्देशन देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा दादा आपने। ठीक उस तरह जैसे शिव जी ने गंगा के प्रवाह को अपनी जटा में संभालकर एक धारा निकाली थी। एक तरफ हेमचंद्र, सत्येंद्र और ज्ञानेंद्र नाथ जैसे लोग संगठन की मजबूती में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज सरकार प्रशासनिक गतिविधियों के सुधार के नाम पर बंगाल के विभाजन की प्रक्रिया में लगा हुआ था, जिसका पुरजोर विरोध बंगाल के चारों दिशाओं में हो रहा था। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आज आप लोगों को समिति के सबसे छोटे सदस्य से मिलाता हूँ। ये है खुदीराम बोस। प्रणाम। इन्होंने हेमचंद दादा को काफी प्रभावित किया है। आज आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने ऐसी स्थिति कर दी है कि हर किसी का जीना मुश्किल हो रहा है। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ एक विद्रोह करना होगा। इनकी हर एक गलती की तुरंत सजा देनी होगी। क्या आप सब सहमत हैं? सहमत है, हम सब सहमत हैं, सब सहमत हैं। अगर ये अंग्रेज हमारे लोगों को जरा सा भी नुकसान पहुंचाएंगे तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। दादा प्रणाम। हमें इस कार्य के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश के लिए अपनी जान दे दे। इसके लिए जो लोग हमारे साथ हैं वो रुके, जो हमारे साथ नहीं हैं वो जा सकते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मीटिंग में शामिल होने के बाद खुदीराम में और जोश आ गया। मिदनापुर के मेले में उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ पर्चे बांटे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सत्येंद्र नाथ के झूठ ने उन्हें पुलिस के चंगुल से भागने में मदद की। झूठ बोलने की वजह से पुलिस सत्येंद्र नाथ को गिरफ्तार कर लेती है और सत्येंद्र नाथ की गिरफ्तारी की खबर जब खुदी को पता चलती है तो वो खुद कोर्ट चला जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और इसी वजह से सत्येंद्र नाथ को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और खुदी को जेल भेज दिया जाता है। उधर समिति को डर रहता है कि नन्ही सी जान पिटाई से अंग्रेज अफसर को संगठन के बारे में ना बताते, लेकिन पिटाई के बाद भी वो अपना मुंह तक नहीं खोलते हैं। अगले दिन उनके पक्ष में 3 लोग, पूरन चंद्र जी, गोपाल चंद्र जी और रास बिहारी जी गवाही देते हैं और खुदी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पुलिस सत्येंद्र नाथ पर नजर रखती है और सत्येंद्र नाथ खुदी को अंग्रेजों को कुछ न बताने के लिए परेशान करता है और आगे से सावधान रहने को कहता है। खुदी के किस्से चारों तरफ फैलने लगते हैं, लेकिन वो उससे अनभिज्ञ होकर आगे आए बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुट जाते हैं और दूसरे गांव से कपड़े लाकर उन पीड़ितों की मदद करते हैं। उनके ये कारनामे उनके जीजा अमृतलाल के कानों तक भी पहुंचने लगते हैं। आज दादा को पुलिस ने मेरी गलतियों के कारण पकड़ लिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और इसके लिए मैंने आत्मसमर्पण करने की सोची है। अरे खुदी, खुदी। डर इस बात का है कि कहीं खुदराम इस समिति के सारे राज ना खोल दे। और गोरों को समिति का पता लगा तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, खुदीराम एक समझदार बच्चा है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। समझदार है तो क्या हुआ, है तो बच्चा ही ना। और अगर उसने आत्मसमर्पण करके सब कुछ बता दिया
तो खूब ही भूल होवे। सब ठीक हो जाएगा। खुद ही तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जैसे नौजवानों को देश की जरूरत है और तुम मेरे लिए जेल क्यों गए? दादा, मुझसे ज़्यादा देश को आपकी ज़रूरत है, और अगर आपके लिए जान भी देना पड़े ना तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा दादा। खुदीराम को पिस्तौल मिली तो उन्हें लगा कि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। सत्येंद्र नाथ ने उन्हें पिस्तौल चलाना सिखाया और लंदन में बैठे बड़े हुक्मरानों ने वहां बैठे बैठे बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव पास कर दिया, और यहां कोई भी अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानियों के पक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं था। बंगाल के विभाजन का हर कोई विरोध कर रहा था। खुदीराम को समिति ने अलग अलग जगह जाकर जागरूकता फैलाने का कार्य दिया और उन्होंने उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। समिति से लोगों को अवगत कराया और लोगों को समिति में शामिल भी किया, लेकिन इन सब कार्यों के बीच वो अपना पारिवारिक जीवन भूलते जा रहे थे। अपरूपा! अपरूपा! क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? जवाब दो, मैं पूछ रहा हूं, कहाँ है तुम्हारा भाई? तुमसे जवाब मांग रहा हूं, कहाँ है खुदीराम? अरे जवाब दो भाई, कहाँ है तुम्हारे मामा? कहाँ है? जवाब दो, कहाँ है तुम्हारा मामा? वो मामा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गए हैं। वो किसी बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने नहीं गए। मुझे खबर लगी है कि वो सत्येंद्र नाथ के साथ है, और तैयार रहना अपरूपा। तुम्हारे भाई खुदीराम के कारण हम सब पर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, और इतना है। देखिए, आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो सच में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ही गया होगा। हाँ, बात ठीक कर रही हो, लेकिन उसकी उम्र ही है। बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की उम्र है उसकी। देख लेना, वो एक दिन मेरी नौकरी भी खा जाएगा। देखिए, आप थक कर आए हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, और वैसे भी बाजू में मेला लगा है, हम वहां चलते हैं, आपका मन बहल जाए। मेरा किसी चीज से मन नहीं बहलेगा। अब मुझे जो करना है मैं खुद तय करूंगा। आई बात समझ में? देखिए, उसको एक बार घर आ जाने दीजिए, मैं उससे समझाऊंगी। तुम उसको कुछ नहीं समझाओगे अपरूपा। तुम्हारे समझाने के दायरे से बहुत दूर जा चुका है वो। मुझे से डर है इस बात का, कहीं हमारा ललित भी उस हवा में ना बह जाए। इसलिए अब उससे क्या बात करना है वो मैं तय करूंगा, और बात भी मैं ही करूंगा। आई बात समझ में? आप मेरी बात तो सुनिए। माँ, क्या हुआ? पापा तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। पता नहीं, अब मैं क्या करूं? दादा, अरे खुदी, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्रणाम। जीते रहो। दादा, कुछ खास काम आ पड़ा क्या? हर वक्त हमारे लिए खास ही होता है खुदी। दादा, मैं समझा नहीं। तुम हेमचंद दादा से मिले थे, पिस्तौल मांगा था तुमने। जी दादा, मांगी थी। ये लो पिस्तौल। एक बात का ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ हमारे दुश्मनों पर होना चाहिए, और हमारे दुश्मन ये फिरंगी है। जी दादा, आप बेफिक्र रहिए। चलो, इसका इस्तेमाल करना सिखाता हूं तुमको। आओ। जी दादा। खुदीराम के जुनून का हर कोई कायल हो रहा था। वहीं खुदीराम प्रण लेते हैं कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता वो चप्पल नहीं पहनेंगे। वहीं अंग्रेज समिति के कार्यों को सूंघने का काम जारी रखते हैं। सत्येंद्र नाथ के दाहिने हाथ कहे जाने वाले अब्दुल रहमान को सरकारी जासूस बनाने के लिए अंग्रेज अफसर राजी कर लेते हैं। वहीं उन दिनों क्रूर जज किंगफोर्ड के अत्याचारों की खबर चारों तरफ फैल जाती है। अरे कौन है भाई? रुको, खोलते हैं। तुम? प्रणाम। दीदी,
देखो खुदीराम, ये शरीफों का घर है। कोई सराय खाना नहीं कि जब तुम्हारा मन हुआ तो तुम आ गए और जब मन नहीं है तो चले गए। आज से इस घर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। जा सकते हो तुम। लेकिन मैं दीदी से मिल तो सकता हूँ? नहीं, अव्वल तो दीदी घर पर नहीं है। अगर होती भी तो हम तुमको मिलने नहीं देते। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे कुकर्मों की आंच हमारे परिवार तक आए। जा सकते हो। दादा प्रणाम। अरे खुदी, आओ आओ। दादा कैसे हैं आप? अरे बस बस खुदी, तुमसे जब जब मैं मिलता हूँ मेरे अंदर एक नए उत्साह का संचार होता है। बैठो। और तुम्हारी यात्रा कैसी रही? प्रसार प्रचार का काम सही चल रहा है ना? जी दादा। ये लो। दादा, हमारी समिति से बहुत लोग जुड़ चुके हैं और भी जगहों में हमारी समिति का काम बहुत तेजी से चल रहा है। दादा, आप इतने चिंतित नजर क्यों आ रहे हैं? हमारी चिंता का कारण ये है कि हमारी नौकरी चली गई और समिति को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ले लीजिए। अभी इतने ही है दादा, बाकी और पैसों का इंतजाम हो जाएगा। जब तक तुम जैसे नौजवान इस समिति से जुड़े हैं तब तक इस समिति को चलने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा तो दादा, मैं चलता हूँ, मुझे अपनी रहने की व्यवस्था भी करनी है। क्यों? क्या हुआ? तुम अपने दीदी घर पे रहते थे ना? जी दादा, जमाई बाबू ने मुझे घर आने से मना कर दिया। उन्हें मेरा ये सब करना अच्छा नहीं लगता। वो नहीं समझेंगे कि तुम किस राह पे निकले हो। तुम चिंता मत करो, मैं रफी भाई से बात करता हूँ, वो तुम्हारी रहने की व्यवस्था कर देंगे। जी दादा, जैसा आप ठीक समझे। वैसे मैं तुमको यहाँ रख लेता, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पुलिस का आना जाना लगा रहता है। जैसा आप ठीक समझे दादा, मैं चलता हूँ। दादा, अरे खुदी, ये अचानक कहाँ थे 3 दिनों तक? दादा ये लीजिए। ये क्या है? इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? बस दादा, हमने कहीं से इंतजाम किया
मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारण से समिति का काम रुके और जिससे देश को नुकसान हो। खुद ही मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें पुलिस ढूंढ रही होगी। एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए मिदनापुर छोड़कर मुखबिरा चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा दादा, लेकिन मैं आपसे संपर्क कैसे करूंगा? तुम उसकी चिंता मत करो, सही वक्त पर तुम्हें बुला लिया जाएगा। जी दादा, प्रणाम दादा। खुश रहो। दादा, आप परेशान से लग रहे हैं। किंग फोर्ड के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि उसे उसके किए की सजा दी जाए। What the hell they are writing? I want that man, Arvindo Ghosh, behind the bar before evening. Get him by hook or by crook. गिरफ्तार करो इसे। स्वाधीनता पाने की लड़ाई कभी आसान नहीं होने वाली थी। विपिन दादा के जेल जाने के बाद अरविंदो घोष और संगठन के लोगों के अंदर ही अंदर अंगार फूट रहे थे और सारे लोगों ने मिलकर किंग फोर्ड की हत्या पर सहमति दे दी। अरविंदो घोष, चारों दत्त और सबूत की मदद से पार्सल बम तैयार किया जाता है, लेकिन उस हमले से किंग फोर्ड बच के निकलता है। लेकिन इस हमले से अंग्रेजी अफसर इतने डर जाते हैं कि उनका तबादला मुजफ्फरपुर हो जाता है। लेकिन समिति ने उसे मारने का प्रण नहीं छोड़ा और समिति ये कार्य प्रफुल्ल चाकी को देना चाहती थी, लेकिन हेमचंद्र ने खुदीराम बोस का नाम सुझा दिया। बाद में यह तय हुआ कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर किंग फोर्ड की हत्या करने के लिए जाएंगे और सत्येंद्र नाथ ने खुदीराम के लिए चिट्ठी लिखी। दादा, दादा प्रणाम। जीते रहो। अरे खुदी, कितने दिन हो गया तुझे देखे हुए। और ये क्या, अभी नंगे पांव वाली कसम तूने तोड़ी नहीं? दादा, आप तो जानते हैं ना कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक ये जारी रहेगा। दादा, आपको मिलने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक था, लेकिन आपने ही कहा था ना कि जब तक आने को ना कहा जाए तो मिदनापुर नहीं आना। और जैसे ही आपके द्वारा आने की अनुमति मिली मैं दौड़ा चला आया दादा। लेकिन दादा, अचानक क्यों आपने आने को कहा? सब ठीक तो है ना दादा? सब ठीक है। अब तुम्हारे लिए वो दिन आ गया है। दादा, मैं समझा नहीं। तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया है। कल हेमचंद दादा आएंगे। हेमचंद दादा? हाँ, फिर हम सब मिलके कलकत्ता चलेंगे। दादा, आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना। सच कहूं तो मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। इस कार्य में तुम्हारे साथ एक और साथी होगा, और जब तक कार्य सफल नहीं होता तब तक तुम दोनों को एक दूसरे से अपनी पहचान छुपानी होगी। जी दादा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और हाँ, तुम्हें नंगे पांव वाली कसम तोड़नी पड़ेगी। लेकिन दादा, मेरी कसम का क्या होगा? नहीं दादा, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकता। आजादी पाने के लिए तुम्हें कसम तोड़ना जरूरी है, और ये नंगे पांव नहीं हो सकता। तुम तुरंत ही लोगों की नजर में आ जाओगे। जी दादा, जैसा आप ठीक समझे। मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। तुम दूर से आए हो, थक गए होगे, जाओ आराम करो। जी दादा। जी। आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले, गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। वंदे